नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएससी इंग्लिश क्लासेस में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे सब टीचर हमको कहते हैं कि भाई एग्जाम में अच्छा लिखो, अच्छा आंसर राइटिंग करो, लेकिन हमें कभी ये नहीं बताया गया कि अच्छा कैसे लिखना है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि जो 95 लाता है, जो 90 लाता है, जो टॉप करता है, इन तीनों कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं वो तीनों एक जैसा ही पढ़ते हैं, तीनों एक ही सिलेबस पढ़ते हैं और तीनों एकदम तोता हो जाते हैं, मतलब एकदम अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन किसी के 95 आते हैं, कोई टॉप कर जाता है, किसी के 90 आते हैं। इनमें फर्क क्या है? तो फर्क है आंसर राइटिंग का। जिसने टॉप किया उसकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी होगी, उसका जो प्रेजेंट करने का तरीका होगा पेपर में वो बहुत ही अच्छा होगा। भाई बोर्ड के लिए कौन नहीं पढ़ता, सब पढ़ते हैं, लेकिन आवश्यकता है अच्छे आंसर राइटिंग की। आप कितना भी पढ़ के जाओ, लेकिन अगर आपको आंसर राइटिंग ठीक से नहीं आती तो आपका जो पढ़ा हुआ है वो सारा वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए आप जो पढ़ते हो उसको लिखने का, उसको प्रेजेंट करने का जो है तरीका आपको आना चाहिए, तभी आप बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हो, ठीक है ना। तो अच्छा उत्तर कैसे लिखना है, इसके लिए मैंने कुल 6 पॉइंट बनाए हैं। इन 6 पॉइंट को हम समझेंगे कि भाई अच्छा उत्तर कैसे लिखना है, ठीक है। आप फिर इन पॉइंट को फॉलो कीजिए और अच्छा उत्तर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। मेरा विश्वास है कि आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिलेगा आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो देखिए, सबसे पहला क्या है? पॉइंट बनाकर लिखना। हालांकि पॉइंट बनाकर लिखना ये तो लगभग सबको पता है, ठीक है ना। ये हर एक को पता होता है कि हमको एग्जाम में ऐसा 1 2 3 4 5 इस प्रकार से पॉइंट बना के लिखना होता है। कोई ऐसा पैराग्राफ में सीधा नहीं लिखता है, मतलब जो उत्तर होता है कोई ऐसा पैराग्राफ में नहीं लिखता। क्या करते हैं? पॉइंट बना के लिखते हैं, 1 2 3 4। पहला पॉइंट में ये आया, पहला पॉइंट में ये आया, दूसरे पॉइंट में ये आया, तीसरे पॉइंट में ये आया, चौथा पॉइंट में ये, पांचवें पॉइंट में ये आया। तो इस प्रकार से हम पॉइंट बना के लिखते हैं, चाहे वो भी सामाजिक विज्ञान हो या फिर इतिहास, भूगोल, ये जितने भी विषय है इनमें हम क्या करते हैं? पॉइंट बनाकर भी लिखते हैं। अभी हिंदी हो गया तो हिंदी में हमको ऐसा पैराग्राफ बना के लिखना होता है कि नहीं। संस्कृत या मराठी, कोई अन्य सब्जेक्ट जो थर्ड सब्जेक्ट होता है या सेकंड सब्जेक्ट होता है, उसमें हम क्या करते हैं? ऐसा पैराग्राफ में लिखते हैं, ठीक है ना। तो पहला है पॉइंट बनाकर लिखना। तो जैसे कि देखिए, SST हो गया, सोशल साइंस हो गया, इसमें ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप पॉइंट बना के लिखेंगे तो, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? जो पूछा गया है वही लिखना है। दूसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि भाई जो पूछा नहीं गया वो भी लिख देते हैं, है कि नहीं। तो जितना पूछा गया है वही लिखना है। क्या? वही लिखना है। जितना पूछा गया है वही लिखना है, न तो ज्यादा कम लिखना है, नहीं कम लिखना है कि नहीं। साफ समझिए, मतलब जितना पूछा है कि भाई आपको अगर पूछा है कि महाराणा प्रताप की जन्म तारीख क्या है कि अगर महाराणा प्रताप की जन्म तारीख क्या है, तो आपको सिर्फ जन्म तारीख ही लिखनी है, आपको सिर्फ डेट ही लिखनी है। क्या लिखनी है? डेट ही लिखनी है। अब आगे, इसके आगे नहीं बढ़ जाना है। तो आपको जितना पूछा है उतना ही लिखना है। अगर आपको पूछा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या थे, तो आपको कारण ही लिखना है। अब उसके परिणाम लिखने नहीं बैठ जाना है, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका समझाने नहीं बैठ जाना है कि नहीं। तो जितना पूछा है उतना ही लिखना है, वही लिखना है, वही। ये याद रखिए कि जितना पूछा है वही लिखना है। कभी कभार क्या होता है कि हमसे जो नहीं पूछा गया हम वो भी लिख लेते हैं, और हमसे जो पूछा गया वो तो हम उस पर टॉपिक पर आते ही नहीं। मान लीजिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि अकबर के प्रशासनिक कार्यों का वर्णन कीजिए, तो हमें तो भी अकबर के बारे में सब कुछ पता था। जैसे कि भी हम एकदम इतिहास जो है पढ़ लिए हैं, हमें अकबर के विषय में सब कुछ जानकारी है, तो हम प्रशासनिक कार्यों को तो छोड़ देखते हैं, लेकिन बाकी जितने भी सब काम किए वो सब लिख दिया। अकबर कैसा था, अकबर जन्म कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने युद्ध लड़े, हम सब वो लिख देते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण पॉइंट पूछा, जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि प्रशासनिक कार्य लिखिए, वो हम लिखते ही नहीं है। तो जितना पूछा है कि भी आपको प्रशासनिक कार्य पूछा है तो वही प्रशासनिक कार्य ही लिखना है, बाकी अन्य टॉपिक को हाथ नहीं लगाना है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है, न तो ज्यादा लिखना है, नहीं उससे कम लिखना है कि नहीं। तीसरा पॉइंट क्या है कि डायग्राम हो गया, चार्ट हो गया, रेफरेंस, मतलब एक तरह से आप जो भी उत्तर लिखे उस उत्तर में अगर आपको लगता है कि इसमें डायग्राम की आवश्यकता है, इसमें मैप की आवश्यकता हो सकती है, इसमें जो है चार्ट, पाई चार्ट हो गया या फिर जो ट्री चार्ट हो गया, उस चार्ट की आवश्यकता है, तो आप वो चार्ट बना लीजिए। अगर किसी रेफरेंस की, मान लीजिए आपके हिंदी में क्वेश्चन आ गया कि तुलसीदास का वर्णन कीजिए, तो भी आप तुलसीदास का वर्णन करोगे, सीधी सी बात है।
तो अगर आप तुलसीदास का आपने बहुत लंबा चौड़ा वर्णन कर दिया और उसमें अगर आपने तुलसीदास की एक बार एक भी दोहा नहीं लिखा, एक भी चौपाई नहीं लिखी, तो वो उत्तर कैसा एकदम खाली खाली लगेगा, अधूरा अधूरा लगेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जहां पे हो सके वहां पे आप डायग्राम का उपयोग कीजिए, चार्ट बनाइए, रेफरेंस दीजिए कि भाई देखिए हमने ये यहाँ से तुलसीदास का लिखे, तुलसीदास का एक दोहा लिखिए, है कि नहीं, कबीरदास का लिखे, कबीरदास का एक दोहा लिख दीजिए। तो क्या होगा ना, हालांकि इसमें मार्क्स जो है कटते नहीं है, मार्क्स कटेंगे नहीं किए तो मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन अगर आपने किया तो एक इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, आपका जो उत्तर है वो एक अच्छा लगेगा, एक भारी वजन आ जाएगा आपके उत्तर में, है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा गया कि भारतीय फसलों के बारे में बताइए, कितनी भारतीय फसल कौन कौन सी इसके बारे में बताइए फसल, ठीक है ना। तो आपको पता है कि भारत में 3 प्रकार की फसल होती है। कितने प्रकार की फसल होती है? 3 प्रकार की फसल होती है। कौन कौन सी होती है? खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद फसल। ये आपको पता है कि 3 प्रकार की भारत में फसल होती है। एक तो आपने सीधा लिख दिया कि भारत में 3 प्रकार की फसल होती है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद फसल। लेकिन उसी की जगह आपने ऐसा लिख दिया कि भाई देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बनाया भारतीय फसल, नीचे एक डायग्राम बना दिया और लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया कि खरीफ की फसल, है कि नहीं, रबी की फसल, जायद फसल। आपने ऐसा लिख दिया तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आपने जो डायरेक्ट लिखा है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सीधी सी बात है, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, दिखने में अच्छा लिखेगा, और जो पेपर चेक करने वाला होगा उसका भी काम आसान हो जाएगा। उसको पूरी एक लाइन नहीं पढ़नी पड़ेगी, ये 3 पॉइंट पढ़ लिए, ठीक है, काम हो गया, उसको लगा इसको पता है ना, है कि नहीं। तो ये जो है काम आसान करने वाला भी है और एक अच्छा लुक भी देता है, ये अच्छा दिखाई भी देता है। तो सामने वाले जो टीचर होते हैं, जो पेपर चेक करने वाले मॉडरेटर होते हैं, उनको भी ये अच्छा लगता है, लुभावना लगता है कि नहीं। इसके बाद चौथा है भाषा की शुद्धता और प्रवाह। आप जब भी लिखो तो आप ध्यान रखिए, आप कोई भी विषय लिखो, चाहे हिंदी लिखो, इंग्लिश लिखो, संस्कृत, मराठी, सामाजिक विज्ञान, कुछ भी लिखो, उसमें आप जो भाषा है वो भाषा अच्छी होनी चाहिए, भाषा में शुद्धता होनी चाहिए। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, मराठी और हिंदी मिक्स कर देते हैं, मारवाड़ी और हिंदी मिक्स कर देते हैं, इंग्लिश और हिंदी मिक्स कर देते हैं। अभी तो हम जो बोलते हैं आमतौर पर इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके बोलते हैं ना, है कि नहीं। भाई मैंने फ़ोन उठाया, फ़ोन इंग्लिश ही तो है शब्द, है कि नहीं। मैं वहाँ पे जाके फास्ट फूड खा के आया, फास्ट फूड क्या है, इंग्लिश शब्द ही तो है। तो अभी हम क्या करते हैं कि इंग्लिश और हिंदी मिक्स में बोलते हैं आमतौर पे, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में हमको ध्यान रखना है कि जब हम जो भी लिखे वो शुद्ध हिंदी में लिखे, अच्छी हिंदी हो, ज़्यादा उसमें इंग्लिश के शब्दों के प्रयोग ना हो। हाँ, कहीं कहीं पर उसमें इंग्लिश शब्दों को आपको आवश्यकता लगे तो आप प्रयोग कर सकते हो, लेकिन ऐसा ना लगे कि आपने पूरा इंग्लिश घुसेड़ दिया है, पूरी मारवाड़ी घुसेड़ दी है कि नहीं। तो भाषा की शुद्धता होनी चाहिए। इसके बाद जो वर्तनी होती है, कभी कभी आपने देखा होगा कि हम छोटी ई की जगह बड़ी ई लगा लेते हैं, छोटा ऊ की जगह बड़ा ऊ लगा देते हैं। तो जो मात्रा की मिस्टेक होती है, जो वर्तनी की मिस्टेक्स होती है, आप उसको भी सुधारिए। इसके बाद जो प्रवाह है, ऐसा लगे मतलब ऐसा वाक्य बनाइए कि उस वाक्य में डूब जाए एकदम, मतलब पढ़ने में मजा आए कि आपने एक ऐसा बहुत अच्छा सा वाक्य लिखा है और उस वाक्य एकदम फ्लो में है, हम उस वाक्य को पढ़ रहे हैं तो वो वाक्य एकदम फ्लो में है। इसके बाद जो आप वाक्य बनाते हो उस वाक्य को आप सही से बनाइए। कभी कभी हम वाक्य कुछ और बनाना चाहते हैं, लास्ट में उसकी कुछ और एंडिंग करते हैं कि मैंने खाना खाया, पानी पिया और सो गई। तो ये क्या वाक्य सही बना क्या? नहीं ना, तो ये वाक्य पूरा गलत हो गया। तो आप जो है लिखो तो वाक्य सही बना के लिखिए, अच्छे से लिखिए कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। तो आप इस प्रकार से अच्छे सीधे वाक्य बना के लिखिए तो अच्छे से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। 5वां पॉइंट क्या है? अच्छे दिख रहा हो। देखिए आपका लिखा, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो सीधी सी बात है इंप्रेशन कम पड़ेगा ना। हो तो आप राइटिंग बनाने की कोशिश कीजिए, अच्छे से कोशिश कीजिए राइटिंग बनाने की। अगर आपकी राइटिंग बहुत स्लो है कि भैया आप बहुत स्लोली लिखते हो, तब तो भाई राइटिंग बनाना रहने दीजिए, आपका पेपर छूट जाएगा। आप अपनी पहले राइटिंग स्पीड सुधारिए और अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए कि आप अच्छे लिख सको। मान लीजिए आपके सामने 2 नोटबुक है, 2 बुक रखी गई है, एक में राइटिंग बहुत घटिया है, एक में राइटिंग बहुत अच्छी है। अभी हम आपसे कहें कि आप कौन सी बुक लेंगे, क्योंकि दोनों में एक जैसा ही लिखा रहा है, दोनों में जो लिखा एक जैसा लिखा हुआ है, बस फर्क है तो राइटिंग का। तो सीधी सी बात है, जो अच्छी राइटिंग वाली बुक होगी आप वो उठाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ने में आसानी होगी, आपको शब्दों को समझने में आसानी होगी और पढ़ने का और भी अधिक मन करेगा। क्यों? क्योंकि उस राइटिंग के आकर्षण के कारण। भाई जिसकी राइटिंग अच्छी है उसको पढ़ने में भी मन करता है ना, अच्छे से देख के अभी हाँ कितना मस्त लिखा, चलो पढ़ते हैं।
कहीं कहीं पे तो कुछ भी मतलब एकदम आधा टेढ़ा लिख देते, थोड़ी समझ में आता है। तो ये भी याद रखना है कि हमें पहले तो जो पेपर है वो दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, पेपर का प्रेजेंटेशन है वो भी अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ब्लैक और ब्लू दो पेन का उपयोग कर सकते हो। ब्लू पेन का तो आप आमतौर पर उपयोग करते ही करते हो, लेकिन जो ब्लैक पेन है उस ब्लैक पेन का उपयोग आप कहां पे करोगे, कोई इंपॉर्टेंट बीच में पॉइंट आ गया तो उस पॉइंट को लिखने के लिए कर सकते हो, है कि नहीं। आप कुछ भी पॉइंट लिखे हुए उसमें इंपॉर्टेंट कुछ भी शब्द आ गए, उस शब्द को लिखने के लिए उस ब्लैक पेन का उपयोग कर सकते हो। अगर इसके अलावा पेंसिल से कोई कोई शब्द होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मान लीजिए कोई डेट लिखी है, कोई तारीख लिखी है, तो उस तारीख को जो है अंडरलाइन करने के लिए भी आप पेंसिल का उपयोग कर सकते हो। ब्लैक पेन से इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने के लिए उपयोग कीजिए, ब्लू पेन से उत्तर लिखने के लिए, और पेंसिल का उपयोग अंडरलाइन करने के लिए कि भी जहां जहां कोई अच्छा शब्द इंपॉर्टेंट शब्द है उसको आप पेंसिल से क्या कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। ठीक है। इसके बाद छठा पॉइंट है लिखने में कंजूसी ना करें। भाई लिखने में कंजूसी क्यों करनी, हमने जो आपको जो कॉपी मिलती है एग्जाम में उस कॉपी के पैसे भी आपने दिए होते हैं, ये भी याद रखिए। आप जब एग्जाम की फीस भरते हो तो उस फीस में उस कॉपी के पैसे भी इंक्लूड होते हैं, तो आप लिखने में कंजूसी क्यों करोगे। कभी कभार तो एकदम खिचड़ी बना देते कि लगातार कंटिन्यूअसली प्रश्न के बाद प्रश्न, प्रश्न के बाद प्रश्न, ऐसा नहीं करना है। आपको जब भी लिखो तो एक प्रश्न खत्म हो गया या तो दूसरा प्रश्न नए पेज से स्टार्ट कीजिए। अगर नहीं करना, अगर आपको सब टीचर मना कहते हैं तो आप क्या कीजिए कि पहला प्रश्न लिख दिया, 2-3 लाइन छोड़िए, वहां से फिर दूसरा प्रश्न स्टार्ट कीजिए। आप जब ऐसे पॉइंट लिखते हो पॉइंट, तो पॉइंट के बीच में भी आप याद रखिएगा कि कोई लंबा पॉइंट हो गया, कोई 2-3 लाइन का एक लंबा पॉइंट हो गया तो एक लाइन छोड़ के लिख लीजिए, आप नया पॉइंट स्टार्ट करोगे तो। और अगर कोई नया प्रश्न स्टार्ट करते हो तो 2-3 लाइन छोड़ के स्टार्ट कीजिए, अच्छा दिखेगा, है कि नहीं। खुला खुला दिखेगा तो अच्छा दिखेगा, इससे आपको ज्यादा मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको समझ में आएगा पेपर कैसे लिखना है। ये कुछ बहुत ही हल्के फुल्के पॉइंट थे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं। ये आपको भले हल्के फुल्के लगे हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन पॉइंट पर आप ध्यान देके देखिए, बहुत ही आवश्यक होता है हमें अगर नंबर लाना है तो इन पॉइंट को फॉलो करना, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।